अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। माय नेम इज़ फैसल अली एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर एंड चैप्टर नंबर 14 के मैंने आपको एक एमसीक्यू शीट्स आपको सेंड की थी पीडीएफ में, मोर देन 100 क्वेश्चंस की, जो कि टॉपिक वाइज एमसीक्यूज थे। देयर आर सो मेनी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, तो आज हम उनमें से कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करेंगे, जिनमें से कुछ प्रॉब्लम बेस्ड हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो इंफॉर्मेशन या नॉलेज बेस्ड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी शीट में मौजूद है वो है, अगर आप देखें तो, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, फ्लेमिंग, एम्पियर, फैराडे एंड ऑयस्टेड। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आपके सवाल का जवाब तो कोई एक होता है, लेकिन चार ऑप्शंस पे आप हमेशा गौर किया करें। वो चार ऑप्शंस किसी और सवाल का जवाब जरूर होते हैं। अगर उन चार ऑप्शंस को पढ़ते हुए आपको उनसे रिलेटेड टॉपिक या उनसे रिलेटेड सवालात जहन में आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में बेहतर है। अगर नहीं आते तो इसका मतलब है कि आपका जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है या बैकग्राउंड नॉलेज है वो वीक है। मिसाल के तौर पे फ्लेमिंग जो है, उसको हम उसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसको हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन मालूम करने के लिए। फैराडे बेसिकली जो है साइंटिस्ट, जिसने हमें बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में, सॉरी। उसके बाद एम्पेयर ने हमें करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है उसके बारे में बताया था। ऑयस्टेड और एम्पियर ये दोनों नाउन है डिस्कवरी ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो ऑयस्टेड वाज द फर्स्ट वन जिसने डिस्कवर किया था कि जब कोई कंपास नीडल आपके पास आप मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लेकर आते हैं, तो कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है, जिसकी वजह से ये डिस्कवर हुआ कि करंट कैरिंग कंडक्टर्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। तो इस सवाल का जो जवाब होगा हमारे पास वो होगा ऑयस्टेड। उसके बाद हम दूसरे सवाल पर आते हैं। अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। Which of the following quantities of the particle will not change? इस सवाल को एक बार दोबारा पढ़ते हैं। A charged particle is projected, एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, जिसकी और उसकी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है उसके अंदर, बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, जो कि होता है FB इज इक्वल टू QVB मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि V और V दोनों मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो एक बात तो श्योर है कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी। लेकिन क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने यूनिफॉर्म दी है, तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होगा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या चेंजेस आ सकती हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर पाती। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर पाती है। तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, डायरेक्शन वाइज चेंज होगी। तो वेलोसिटी का डायरेक्टली रिलेशन है मोमेंटम के साथ, क्योंकि मोमेंटम बराबर होता है P इज इक्वल टू mv के। तो ये दोनों कंपोनेंट डायरेक्शन वाइज चेंज हो जाएंगे, ए और सी ऑप्शन। बाकी बचा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है स्पीड, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को भी आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है मोशन का या वेलोसिटी का, वो चेंज नहीं होगा। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वही बेसिकली करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि इन इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ कॉइल रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड will maximum when the angle between the axle of the coil and the direction of the magnetic field is। अब इंड्यूस ईएमएफ की बात हो रही है। इंड्यूस ईएमएफ किसी कॉइल में पैदा होती है जब उस कॉइल में कोई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है, और उस कॉइल की प्रोडक्शन इंड्यूस ईएमएफ की वैरी करती है फ्रॉम 0 to 360 डिग्री अलोंग द रोटेशन ऑफ द कॉइल। इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री, क्योंकि फॉर्मूला जो है आपके पास वो बेसिकली साइन थीटा कैरी करता है, तो साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे अमंग ऑल दीज ऑप्शन जो है वो 1 आती है। 1 आती है, तो इंड्यूस ईएमएफ बेसिकली 90 डिग्री पर मैक्सिमम होगी।
सो देयर इज एन, इसका जो आंसर होगा वो बेसिकली 90 होगा। उसके बाद हम आते हैं the two electrons move parallel to each other with equal speed v। दो इलेक्ट्रॉन पैरेलल मूव कर रहे हैं with same speed के साथ। the ratio of the magnetic and electric forces between them is। अब यहाँ पे इस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। दो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे पैरेलल तो मूविंग चार्ज अपनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो उसके पास मौजूद ही होती है। दो पार्टिकल्स हैं तो ये दोनों बिहेवियर, दोनों सेम तरह का बिहेवियर शो करेंगे, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अप्लाई करेंगे जिसे आप कूलम फोर्स कहते हैं, और दोनों एक दूसरे के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी अप्लाई करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसके अंदर हमें गिवन है कि दो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं पैरेलल टू ईच अदर विद द सेम स्पीड। टू इलेक्ट्रॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर विद द सेम स्पीड। द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन दैम इज। तो हमें रेशियो मालूम करना है कि मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के दरमियान का क्या रेशियो है। तो जब दो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो होती ही होती है, लेकिन साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाती है तो हमें इन दोनों फोर्सेस का रेशियो मालूम करना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों फोर्सेस एप्लीकेबल होंगी। मैग्नेटिक फोर्स बराबर होती है म्यू नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक सिंपल कूलम लॉ के मुताबिक बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्यू स्क्वायर इसलिए लिखा गया है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम चार्जेस हैं, तो क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप डिनोमिनेटर की तरफ आए तो आपके पास म्यू नॉट आ जाता है। हालांकि मैग्नेटिक फोर्स में डायरेक्ट फॉर्मूले में म्यू नॉट नहीं आता, हमें एक फॉर्मूला इसके साथ कंबाइन करना होता है जिसे हम कहते हैं बायो-सैवर्ट लॉ। तो ये बताता है कि मूविंग चार्ज की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। वो फॉर्मूले को हमें यूज करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी होती है। तो ये मैंने डायरेक्टली सिंप्लीफाइड फॉर्मूला लिख दिया है आपके सामने। जब आप आप दोनों फोर्सेस को डिवाइड करेंगे और साथ में बहुत सारे फैक्टर्स इसमें कैंसिल हो जाएंगे। हिंट ये है आपको फाइनल रिजल्ट के लिए कि सी स्क्वायर जो कि स्पीड ऑफ लाइट होती है वो बराबर होती है म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, अगर सी का स्क्वायर आप लिखें तो। ठीक है, जब आप इस फार्मूले को फाइनलाइज करेंगे तो इसका जवाब आएगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसमें क्योंकि म्यू नॉट मौजूद है, एप्सिलॉन नॉट मौजूद है, तो फाइनली सिंप्लीफिकेशन पे आपको ये दो फैक्टर्स मिलेंगे, ये दो डिवाइडिंग मिलेंगे म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसकी जगह पे आप सी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर जो है इस सवाल का जवाब होगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एन इलेक्ट्रॉन enters region where the magnetic field and electric field are mutually perpendicular। इलेक्ट्रॉन एक ऐसे रीजन में आ जाता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है टू वन अनदर। तो इसके चार ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ई, इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ बी, इट ऑलवेज कॉजेज अ सर्कुलर मोशन, और इट कैन गो अनरिफ्लेक्टेड आल्सो। अब क्योंकि ये दोनों फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्ज फोर्स फॉर्मूला ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर सकते हैं अगर उनका मैग्नीट्यूड जो है वो मेंटेन है या एक प्रॉपर है। इसका मतलब है कि दोनों फोर्सेज अगर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर एक दूसरे को कैंसिल कर सकती हैं तो ऐसा मुमकिन है कि चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेडली, बगैर किसी डिफ्लेक्शन के, बगैर कोई किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव किए वो स्टेट मूव करता है जिस डायरेक्शन में वो पहले। इसका ऑप्शन हो सकता है आपके पास इट कैन गो अनडिफ्लेक्टेड आल्सो। उसके बाद हम आते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन ये कहता है कि अ बीम कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स, एक बीम है जिसमें प्रोटॉन्स भी हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स भी मूविंग एट द सेम स्पीड गोज थ्रू अ थिन रीजन इन व्हिच देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द बीम। एक थिन रीजन है, थिन रीजन का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का एक स्मॉलर रीजन है, उसके अंदर से वो मूव करती है और परपेंडिकुलरली मूव करती है। द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर क्या इफेक्ट आएगा? सबसे पहला ऑप्शन विल गो अनडेविएटेड, दूसरा विल डेविएट बाय द सेम एंगल, विल नॉट सेपरेट, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपोजिट चार्ज होता है तो वी कैन, हम उसे सपोज कर सकते हैं कि वो दोनों कंबाइन। विल बी डेविएटेड बाय डिफरेंट एंगल्स एंड हेंस सेपरेटेड,
will be deviated by the same angle but will separated। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक आप लॉजिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्स है और अगर मैग्नेटिक फोर्स आपकी स्ट्रॉन्ग है तो होगा ये कि क्योंकि प्रोटॉन प्लस चार्ज रखता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है तो इन दोनों के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स तो अप्लाई होगी, लेकिन अगर प्रोटॉन पे मैग्नेटिक फोर्स राइट वे में लगी तो इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट साइड पे लगेगी, मतलब दोनों के ऊपर फोर्सेज 180 डिग्री पर लगेगी। जब दोनों के फोर्सेज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 180 डिग्री पर लगेंगी तो इट मीन कि वो आपके डेविएट भी करेंगे और साथ में सेपरेट भी हो जाएंगे। तो इसका जो सवाल का जो जवाब होगा वो होगा सी, will be deviated by different angles and hence separate, और साथ में सेपरेट भी हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7th question is relatively easy। 7th question में पूछा जाता है कि charge particle kept at rest experiences an electromagnetic force। बड़ी सेम स्टेटमेंट लगेगी आपको, एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट में भी है और एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। यस इट इज पॉसिबल, वो ऐसा कर सकता है, लेकिन सर तब करेगा जब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो ना हो, ठीक है, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास वो जीरो ना हो, तो देयर इज इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। रीजन ये है कि ये सवाल हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है कि लोरेंट्ज फोर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में बराबर हो जाए तो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में आ सकता है, बिकॉज वो दोनों फोर्सेज एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती है। बट एट द सेम टाइम चार्ज पार्टिकल होता तो रेस्ट पे है, लेकिन वो मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर जीरो नहीं है तो ऐसा पॉसिबल है कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में भी हो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करे। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल एमसीक्यूज पे, जो कि एक प्रॉब्लम टाइम क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है अ लेंथ ऑफ अ वायर कैरीज अ स्टेडी करंट। आपको एक वायर दी गई है, एक सर्टेन लेंथ लेट्स सपोज आप सपोज कर लें, इसके अंदर एक स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है। इट इज बेंट फर्स्ट टू फॉर्म अ सर्कुलर प्लेन कॉइल 1 टर्न। सबसे पहले वो एक टर्न फॉर्म कर देते हैं, उसी लेंथ वायर का एक टर्न फॉर्म कर देते हैं, राउंड बना देते हैं, ठीक है। फिर आगे स्टेटमेंट है द सेम लेंथ इज नाउ बेंट मोर शार्पली टू गिव अ डबल लूप ऑफ स्मॉल रेडियस। जब पहला लूप उसने बनाया तो लेट्स सपोज पहले लूप का रेडियस है r, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में वो कहता है कि जो लेंथ है उसको और बेंड कर दिया जाता है और एक लूप की बजाय दो लूप बना दिए जाते हैं। दो लूप बना दिए जाते हैं तो इसका मतलब है एक लूप की मैग्नेटिक फील्ड लेट्स सपोज v1 है और दूसरे लूप की मैग्नेटिक फील्ड लेट्स सपोज v2 है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कॉज्ड बाय द सेम करंट है। अब अगर आपने पहले आपके पास स्ट्रेट वायर थी, फिर आपने एक लूप बनाया, फिर आपने दो लूप बना दिए उसमें से, अब वो पूछता है एट द एंड जब आपने दो लूप बना लिए तो एट द एंड आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ठीक है, क्या उस पर कोई इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहली बात ये कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड बराबर होती है म्यू नॉट आई अपॉन लेंथ होता है, क्योंकि पहले लूप में वो उसको सर्किल में कन्वर्ट कर रहा है तो लेंथ बराबर हो जाएगी आपके पास 2r के, ठीक है। तो आप इसको 2r लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं, क्योंकि पाई अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन पाई क्योंकि थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, टेक्निकली ये 2 पाई r हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं d1 म्यू नॉट आई अपॉन 2r अपॉन 2। अब ये पहले लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और दूसरे लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ये r अपॉन 2 इसलिए लिखा है क्योंकि आपका जो सेक्शन डबल लूप जब आप बनाएंगे तो आपका जो डबल लूप है उसका रेडियस पहले वाले लूप के रेडियस के हाफ हो जाएगा, इसलिए हमने b1 मतलब फर्स्ट लूप का जो रेडियस है उसे इनिशियल रेडियस का हाफ लिखा है और b2 का भी जो रेडियस है उसको इनिशियल रेडियस का हाफ लिखा है। अब आपके पास दो लूप आ गए, एक लूप की मैग्नेटिक फील्ड ये है और एक लूप की मैग्नेटिक फील्ड ये, दोनों को सम कर लें। जब सम करेंगे देन यू विल रियलाइज कि म्यू नॉट आई अपॉन 2r या म्यू नॉट आई अपॉन 2r ये तो बिल्कुल वही वैल्यू है जो पहले ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड थी, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं या फिर इस पूरे फैक्टर को b और इस पूरे फैक्टर को 2 रहने दें फिलहाल ये मॉड्यूल, ठीक है। 2 रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा तो b1 की भी मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल के हिसाब से 2b हो जाएगी और b2 की भी मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल के हिसाब से 2b हो जाएगी, तो दोनों 2b प्लस 2b बिकम्स 4b। तो टेक्निकली
जब आप एक सिंगल लूप को डबल लूप में कन्वर्ट कर देते हैं, उसका रेडियस कम होता जाता है और मैग्नेटिक फील्ड का रेडियस के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, तो इवेंचुअली आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनिशियल के मुकाबले में बढ़ जाएगी और यहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। A wire is placed parallel to the line of force in a magnet field and the current flows in the wire then। अगर आपकी वायर जो है वो पैरेलल मौजूद है टू द लाइन ऑफ फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कि बिल्कुल पैरेलल एंड करंट फ्लोज इन द वायर और करंट भी फ्लो कर रहा है वायर के अंदर, तो उसके ऊपर क्या कोई फोर्स एक्सपीरियंस है वो भी। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, फॉलो द इक्वेशन। कंडक्टर के लिए फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू I L क्रॉस B। L और B मस्ट बी एट परपेंडिकुलर टू हैव द इफेक्ट ऑफ फोर्स, लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन के मुताबिक कंडक्टर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड आपस में दोनों पैरेलल हैं। जब आपस में दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल और साइन थीटा 0 डिग्री के ऊपर आपके पास आंसर देगा 0, तो आपकी मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगी। इसकी वजह से कोई भी आपके पास फोर्स इस कंडक्टर के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे आज की वीडियो के। उसमें है मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस विल इंटरेक्ट विद। मूविंग जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो इंटरेक्ट करेंगे विद इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, या सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कर सकते हैं, और बोथ ऑफ देम। सबसे पहली चीज है कि उसने कहा मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, चार्ज प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। चार्ज जब स्टैटिक होता है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जब वो मूव करता है तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। जब मूविंग चार्ज पार्टिकल के पास दोनों चीजें ही आ गई, तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से गुजरेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा या उसके साथ इंटरेक्शन करेगा। जब वो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से गुजरेगा तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मूविंग चार्ज के पास एक कैपेबिलिटी है कि वो दोनों तरह की चार्जेस को, दोनों तरह के अफेक्ट, दोनों मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका जो आपको परेशानी के लिए हो रहा है, आपको सॉल्व नहीं हो रहा, आप उसे सेंड कर दें, व्हाट्सएप कर दें। आपके पास मेरा नंबर मौजूद है, नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपके पास नंबर मौजूद होगा। एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी आप भेज सकते हैं। आई विल गिव यू